अग्रवाणी रेडियो स्टूडियो में हमारे साथ महाविद्यालय के पूर्व छात्र और रीजनल न्यूज़ चैनल INS 24/7 के प्राइम टाइम एंकर अमित शर्मा मौजूद हैं। अमित जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वैसे तो आप स्टूडियो में ही रहते हैं, लेकिन इस स्टूडियो में आपका नए सिरे से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता की पढ़ाई पहले आपने BA JMC हमारे महाविद्यालय से की, फिर आपने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय से आपने MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पढ़ाई की, उसमें गोल्ड मेडल आपने हासिल किया और अब आप न्यूज़ चैनल में एंकर हैं, प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये जो पूरा सफ़र रहा है, इसको किस तरह से आप समराइज़ करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप, कैसा रहा ये? जी, शुरुआत तो यहीं से हुई थी। आप सभी का मार्गदर्शन मिला। एक मन में शुरू से जो जिज्ञासा थी, जानने की एक ललक थी, मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत आगे लेकर के गई। मुझे आज भी याद है, जब 2013 का साल था, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने आया था, तब आप विभास झा जी से मेरी मुलाकात हुई थी और मैं उस एडमिशन के दौरान ही समझ गया था कि मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और जब मैंने आपसे बात की, पूरी एडमिशन की प्रक्रिया को जब मैंने पूरा किया, जब क्लासेस मैंने आना शुरू किया, तो मुझे ये पता चला कि मेरे जीवन का ये बहुत अच्छा निर्णय था कि मैं अग्रसेन महाविद्यालय से पढ़ाई करूं। रायपुर में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को संचालित करते हैं, लेकिन जो माहौल मुझे यहाँ पर मिला, जो मैंने यहाँ से सीखा, जो मैंने आत्मसात किया, मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे बहुत आगे लेकर के गई। एक चीज़ और मुझे उसमें जोड़ना चाहता हूँ सर, वो ये है कि जब मैं इस कॉलेज में आया तब उतना ज़्यादा मैं स्किल्ड नहीं था। मुझे सिर्फ एंकरिंग करनी थी, मुझे ये पता था, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे उस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, इन तमाम बातों की जानकारी मुझे पढ़ने के दौरान मिली। कॉलेज के बाद भी मैं बहुत रिसर्च के काम करता था इसे, और मैं आज भी जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उन सबसे मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने आप को तलाशें और फिर तलाशने के बाद आप उस दिशा में खुद को तराशें, क्योंकि तराशने से पहले खुद को तलाशना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप खुद को तलाश लेंगे कि मैं किस विधा में पारंगत हो सकता हूँ, मुझे कौन सी ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उस तरह से आप आगे बढ़ें। अगर मैं संक्षेप में अपने पूरे सफर को समेटूं तो मुझे लगता है कि संघर्ष से ज्यादा ये बहुत मजेदार सफर मेरा रहा है। मीडिया क्योंकि संघर्ष तो मानता ही है, लेकिन इस संघर्ष में अगर आपको मजा ना आए तो मुझे लगता है कि आप फिर इस क्षेत्र में बहुत आगे तक नहीं बढ़ सकते। शुरुआती तौर पर आप जरूर इस क्षेत्र को पसंद कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी सफर में आपको मजा आ रहा है मंजिल तक जाने में, तो मुझे लगता है कि वो सफर आपका जरूर कामयाब होता है। आपने जो बात कही उस पर मुझे एक शाहिर का शेर याद आ गया, जो बहुत बरसों पहले मैंने कभी कहीं जिक्र किया था कि चला जाता हूँ मौजे हवादिस में हंसता और खेलता। मौजे हवादिस तूफान की लहर को कहते हैं जी। चला जाता हूँ मौजे हवादिस में हंसता और खेलता, अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। क्या बात है। तो जो आसानियां रहती है उससे तो जिंदगी कठिन हो जाती है। आपने कठिनाई को चुना तो आपका सफर आसान हो गया। तो इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा कि आप तो फील्ड में काम करते हैं या स्टूडियो में एंकरिंग करते हैं, बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होती है, इस दौरान जो सीखने का सफ़र है आपका, कैसे आपने आपको जो स्किल की आप बात कर रहे थे, उसमें किस तरह का सुधार आप खुद महसूस करते हैं कि क्या नहीं था और अब क्या हो गया है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि पहले आप खुद को तलाशें फिर तराशें, लेकिन जब आप वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं, जिसे हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, वहाँ पर जिस संस्थान के लिए आप काम कर रहे हैं उसकी विचारधारा बहुत अलग होती है। हो सकता है कि आपकी विचारधारा से वो मेल ना खाए, हो सकता है कि वो सीधे इसके विपरीत भी हो, या फिर हो सकता है कि आपसे तालमेल भी बैठाती हो। लेकिन जब आप फील्ड में काम करते हैं आपका अनुभव अलग होता है। स्टूडियो में काम करते हैं आप कुछ और बातों को सीखते हैं। स्टूडियो में तकनीकी चीजें बहुत होती हैं, वहां आप उस चीज में मास्टर बन सकते हैं, उस चीज में पारंगत हो सकते हैं। लेकिन जो फील्ड का जुड़ाव है, जैसे मैंने 3 से 4 साल सिर्फ रिपोर्टिंग को दिया, मैं फील्ड में दौड़ा हूँ, भले गर्मी की तपिश हो, बारिश हो, मैं चले जाता था, मुझे खबर बनानी होती थी। मैं ना भीगने की चिंता करता था, ना मैं इस चीज़ की चिंता करता था कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है। मुझे सिर्फ एक जुनून ये रहता था, और वो जुनून अब भी है, कि अगर मुझे कोई काम दिया गया है तो मैं जब तक उसे पूरा ना करूं, मैं तब तक अपने दफ्तर लौट कर ना आऊं, और जब दफ्तर में उस चीज को मैं पूरा फ्रेम ना कर लूं, मैं घर ना जाऊं। बहुत अच्छी बात है। ये है कि जब आप घड़ी की सुई देख करके काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उस तरह से अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मेरे लिए मेरा काम प्राथमिकता, उसके बाद तमाम चीजें, उसके बाद अगर मुझे बुखार भी है तो मैं घर में जाकर आराम कर लूंगा, तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं। मुझे फील्ड में बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला। मैं हर दिन नए लोगों से मुलाकात करता था, मेरी बातें होती थी, मेरे संपर्क बहुत अच्छे हुए। और फील्ड में जाकर ये होता है सर कि जिस तरह से आप किसी खबर को जमीनी स्तर पर जाकर कवर करते हैं तो आप
उसके वास्तविक पहलुओं से आप रूबरू होते हैं, वास्तविकता से आपको उसे जानने का मौका मिलता है, करीब से आप जानते हैं। स्टूडियो तक हो सकता है बहुत बार जब वो खबर आए तो बहुत फिल्टर हो जाए, छन के आ जाए, वो चीज दर्शकों तक नहीं पहुंच पाए जो पहुंचनी चाहिए, लेकिन आप एक पत्रकार के तौर पर उस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जब आप फील्ड में काम करते हैं उसका एक अनुभव अलग है। स्टूडियो का फ्लेवर यह है कि ग्लैमर आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है। फील्ड में हो सकता है कि सिर्फ आपको जो ग्राउंड के लोग हैं वो जाने, लेकिन स्टूडियो में जाने का फायदा ये होता है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर के लोग भी जानते हैं, क्योंकि फील्ड में आपका एक दायरा होता है। आप एक पर्टिकुलर बीट के लिए काम करते हैं, क्षेत्र के लिए काम करते हैं। अगर आप क्राइम के रिपोर्टर हैं तो आप क्राइम को ही कवर करेंगे, लेकिन अगर आप एक एंकर हैं तो आप क्राइम की खबरें भी पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स की भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आपको एक ही बुलेटिन में देख लेते हैं, लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना है, अपनी पहचान स्थापित करनी है, अपने संपर्क बनाने हैं और वास्तविकता में मुझे पत्रकारिता से रूबरू होना है कि जमीनी स्तर पर कौन सी सुविधाएं, समस्याएं हैं, उससे मुझे जानने का मौका करीब से मुझे लेना है, तो मैं कहूंगा कि फील्ड आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। आपने अभी फील्ड की बात की और स्टूडियो में एंकरिंग की बात की, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, उसमें आप भी शामिल है जी। कि जब कहीं इंटर्नशिप करने जाते हैं, अभी हम बच्चों को भेजते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि एक तो हमें रिपोर्टिंग करने के काम में लगा दिया जाता है या डेस्क में न्यूज़ बनाने को कह दिया जाता है, मगर एंकरिंग की कोई इंटर्नशिप नहीं होती है। तो जो बच्चा सीधे एंकर बनना चाहता हो, अगर वो ऐसी जिज्ञासा लेकर जाए किसी चैनल में, फिर इसका क्या समाधान है? ये सवाल मुझसे काफी बच्चों ने भी पूछा है कि जब भी हम किसी संस्थान में जाते हैं एंकर बनने के लिए, तो हमें उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, तवज्जो नहीं दी जाती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के दौर में ये होता है सर कि हम जो देखते हैं हम उस पर यकीन करते हैं। अगर हमको कोई खूबसूरत सा एंकर टेलीविजन पर दिख रहा है तो हमको लगता है कि अगर हम अच्छे दिखते हैं, हमारी आवाज अच्छी है, तो हम एंकर बन सकते हैं। लेकिन इसका जवाब है नहीं। अगर आप अच्छे भी दिखते हो, आपकी आवाज भी अच्छी है, तो भी आप एंकर नहीं बन सकते जब तक आप एक पत्रकारिता का जो स्तर है वो अपने अंदर में ना लाएं। होता क्या है कि जब हम एंकरिंग करने बैठते हैं तब हमसे ये उम्मीद की जाती है कि अगर आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर ना भी आए तो भी आप आधे घंटे तक किसी क्षेत्र में धारा प्रवाह बोल सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को लेकर, तब आप एक अच्छे एंकर हैं। वो हम देख रहे हैं कि आप बहुत देर से धारा प्रवाह बोल रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो वो डेस्क में इंटर्नशिप करने और फील्ड में काम करने इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्थान ऐसा मानता है कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होगा, जो समस्याओं को करीब से जाना समझा होगा और जिसकी लिखावट बहुत अच्छी होगी, वो एक अच्छा एंकर बन सकता है, ना कि वो कि जो दिखता अच्छा है, बोलता अच्छा है। एक रिपोर्टर एक बहुत अच्छा एंकर हो सकता है, लेकिन एक एंकर बहुत अच्छा रिपोर्टर हो ये जरूरी नहीं होता। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही जी। और प्राइवेट टीवी चैनल ज्यादातर आजकल रिपोर्टर और एंकर को पसंद करते हैं जिसका कॉम्बिनेशन दोनों हो। बिल्कुल, क्योंकि आपको सिर्फ स्टूडियो तक ही सीमित नहीं होना है, एंकर के पास और भी जिम्मेदारियां होती हैं। जब वो अगर मान के चलिए मेरी शिफ्ट 9 घंटे की है तो उसमें हो सकता है मैं 3 घंटे एंकरिंग करूं, आधे घंटे के बुलेटिन के 6 बुलेटिन में कर लूं। लेकिन उसके अलावा के जो मेरे पास बाकी घंटे बच रहे हैं, जो मेरे पास 5 घंटे एक्स्ट्रा हैं, उसमें मैं क्या करूंगा? तो उसमें आपको खबरें लिखनी होती हैं, बनानी होती हैं, आपको वॉइस ओवर करना होता है, आपको स्पेशल प्रोग्राम्स भी करते हैं। स्पेशल प्रोग्राम्स, जी बिल्कुल, हमें डिजाइन करने होते हैं, इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कोई खबर आ रही है तो रिपोर्टर के साथ आपको बैठना होता है कि इसे हम किस तरह से फ्रेम करें। जरूरी नहीं इस खबर को आप पढ़े, दूसरा एंकर भी पढ़ सकता है। डिबेट्स के लिए तैयारियां करनी होती हैं और अखबार पढ़ना होता है, टीवी देखना होता है, दूसरे चैनल्स को फॉलो करना होता है कि इस वक्त चल क्या रहा है पूरी पत्रकारिता के मार्केट में, उसे आपको समझना होता है। इसलिए ये सवाल बहुत आपने अच्छा किया और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद बच्चों की जिज्ञासा भी शांत होगी। आप कहीं भी जाएं, आपको सीधे तौर पर एंकरिंग में नहीं बिठाया जाएगा जब तक आपके अंदर में दूसरा टैलेंट, क्वालिटी ना हो। अगर आप डेस्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी संस्थान में, अगर आप रिपोर्टिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में, तब हो सकता है कि संस्थान आपकी इस काबिलियत को देखकर आपको मौका दे। लेकिन एंकरिंग में आपको बहुत सारी चीजें और उसमें जोड़नी पड़ेंगी। आपको हमेशा ग्रूम, वेल ड्रेस्ड, ये आपको हमेशा दिखना पड़ेगा, क्योंकि दिखता वही है जो बिकता है, ये कहावत है और इसमें भी लागू होती है कि अगर आप कितना भी अच्छा नॉलेज रखते हो, कितना भी अच्छा आपका काम हो, लेकिन जब तक आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे स्क्रीन के लिए, तब तक हो सकता है कि आपको इतनी जल्दी मौका ना मिले एंकरिंग के लिए। तो पहले आप जरूर, जो भी आपको काम मिल रहा है, आप कम से कम प्रवेश तो करें किसी संस्थान के द्वार में, भले ही वो डेस्क का एक जरिया हो सकता है, सीधे तौर पर एंकरिंग शायद ही आपको कहीं मिले। और आप जब एक बार प्रवेश कर लेंगे वहां पे, अच्छे से आप अपने काम को साबित कर देंगे, तो निश्चित तौर पर आपने जो सोचा एक सपना आपका एंकरिंग का है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि मैंने भी अपनी शुरुआत जो है वो डेस्क वर्क और रिपोर्टिंग से ही की थी। आपने अमित जो बातचीत की उसमें मैं आपको ही याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप पढ़ते थे जी 2012 से 14, 15, 16, तब यहाँ पर स्टूडियो नहीं था जी, न यहाँ हमारे पास अपना रेडियो स्टेशन था, और हम अपने बच्चों को अलग अलग आकाशवाणी, दूरदर्शन या चैनल अखबार के दफ्तर
टूर पे ले जाया करते थे, किस तरह से प्रैक्टिकल काम होता है। जी। आज ये सारा प्रैक्टिकल हम अपने स्टूडियो में यहाँ करा सकते हैं, जी। बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ये जो अंतर आ गया है, अब हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं। जी। आपको क्या लग रहा है कि ये जो चेंज आया है जिस तरह का हमारे महाविद्यालय में, अब जो बच्चे तैयार होकर निकलेंगे वो आपकी तुलना में उन्हें चुनौती कम होगी या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो किस तरह का उनके लिए माहौल रहेगा? माहौल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस वक्त ये तमाम जो चीजें थी वो प्रक्रिया के दौर से गुजर रही थी। उस स्टूडियो का निर्माण हो रहा था, लेकिन हुआ ये कि जब तक हम पास आउट हुए तब तक स्टूडियो हम यहाँ का नहीं इसका मजा ले पाए। लेकिन आज के जो बच्चे यहाँ प्रवेश करने आते हैं, तो अभी भी मैं जिस स्टूडियो में बैठा हूँ जहाँ मैं विभाष सर के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये वेल इक्विप्ड है, पूरा साउंड प्रूफ स्टूडियो है, लाइटिंग का सेटअप है, एयर कंडीशन से लेस है। तो तमाम वो सुविधाएं जो एक न्यूज चैनल या रेडियो चैनल के स्टूडियो में होती है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ और मैं बिल्कुल इस चीज को महसूस भी कर सकता हूँ कि कितना प्रोफेशनल ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आप चाहे तकनीकों की बात करें, हम जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जिस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस माइक से भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी पूरा प्रोफेशनल है। आपका मैंने टीवी सेटअप भी देखा, वो भी बहुत अच्छा है। तो आज के दौर में अगर कोई बच्चा अग्रसेन महाविद्यालय में एडमिशन लेता है तो थ्योरी नॉलेज तो अलग है, लेकिन यह है कि प्रैक्टिकल उसे करने का बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो थ्योरेटिकल से ज्यादा आपका जो प्रायोगिक नॉलेज है वो ज्यादा मायने रखता है। तो अगर आप यहाँ पढ़ाई करने के दौरान ही इन सारी चीजों को सीख जाएंगे, और बीएजेएमसी जिस तरह से 3 साल का कोर्स होता है, तो मुझे लगता है कि आप 1 से 1.5 साल में ही इतने पारंगत हो जाएंगे कि आप जब फील्ड में जाएंगे, किसी चैनल के इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा वहां पर पहुंचाएंगे। क्योंकि निश्चित तौर पर यदि कोई बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना फील्ड में जाता है तो उसका संघर्ष दुगना हो जाता है, कभी कभी 3 गुना भी हो जाता है। क्योंकि बाहरी दुनिया में लोग आपको जज करते हैं आपके काम से, आपने कितनी पढ़ाई की है उससे जज नहीं करते, आपको कितना आता है, कितने स्किल्स आप में है, ये जज करते हैं। और स्किल्स अगर आपको बढ़ाना है तो आप निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि अग्रसेन कॉलेज में अगर आप आते हैं, और मैं जिस तरह से देख भी रहा हूँ यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा ग्रूम्ड हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे वो जानते हैं जो कि फील्ड में भी लोग नहीं जानते, क्योंकि मार्गदर्शन यहाँ पर तमाम जो फैकल्टीज है वो आपको देते हैं जो पहले से ही अखबार में काम कर रहे हैं, किसी टीवी चैनल में काम कर रहे हैं। आप जैसे सर खुद लंबे समय से दूरदर्शन और रेडियो से जुड़े हैं, तो इसका लाभ बच्चों को जरूर उठाना चाहिए और स्टूडियो में उस लाभ को उन्हें प्रैक्टिकल तौर पर भी अप्लाई करना चाहिए, और ये निश्चित तौर पर उन्हें लाभ देगा। अभी हम जब क्लास में आपसे बात कर रहे थे, हमने देखा हमिद कि बच्चों ने एक बार में ही 3-3, 4-4 सवाल आपसे किए। आपको हमने सिर्फ 20 मिनट सोचा था कि आप बातचीत करेंगे, लेकिन करीब 1.25 घंटे आपकी बातचीत हुई और बच्चे आपको छोड़ ही नहीं रहे थे। ये इस बात को साबित करता है कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद कितने लोकप्रिय हमारे ही विद्यार्थियों के बीच में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को इतना मांझ करके यहाँ तक पहुँचाया है, और हमें बहुत अच्छे सफ़र की आपसे उम्मीद करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एंकर के तौर पे, रिपोर्टर के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे स्थापित हों। और अभी आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है दीक्षांत समारोह में, एक और सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो एक उज्जवल भविष्य आपके सामने है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर।